Hello students, welcome back to our YouTube channel आशीष तिवारी अपडेट्स। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सेकेंड यूनिट का जो 5th चैप्टर है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट का 4th चैप्टर, जिसमें हमने मार्क्सवाद और नो मार्क्सवाद के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में हम बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकंड, जो आपका DSC 6 का सब्जेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणा और वाद विवाद, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स है। इसकी जो आपका सेकेंड यूनिट का 5th चैप्टर है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट का 4th चैप्टर नव मार्क्सवाद और मार्क्सवाद के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो आपकी यूनिट रहने वाली है वो रहने वाली है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत, जिसमें आपका 5th चैप्टर आता है नारीवाद। तो सबसे पहले हम इसका एक परिचय देख लेते हैं। नारीवाद एक सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। जो आपका फेमिनिज्म है, नारीवाद है, वो एक प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन है। जो आपका नारीवाद है उसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। यह लैंगिक भेदभाव, पितृसत्ता और असमानता के खिलाफ संघर्ष करता है। जो आपका नारीवाद है वो लैंगिक भेदभाव, पितृसत्ता और असमानता के खिलाफ संघर्ष करता है। भारत में जो सावित्रीबाई फुले, पंडित रमाबाई, कमला बसीन जैसी जो समाज सुधारक हैं, उन्होंने नारीवाद को बढ़ावा दिया। जो आपके नारीवाद के प्रमुख विचारक हैं उन्होंने नारीवाद को बढ़ावा दिया, उनमें से आपके सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, कमला बसीन जैसे समाज सुधारक नारी थी। आधुनिक समय में यह आंदोलन डिजिटल प्लेटफॉर्म और कानूनी सुधारों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। जो आज का समय है इसमें जो नारीवाद है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म और कानूनी सुधारों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। अब हम देख लेते हैं नारीवाद की लहरें और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नारीवाद की लहरें, वेव ऑफ फेमिनिज्म। जो नारीवाद है उसको मुख्य रूप से 4 लहरों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपकी सबसे पहली लहर आती है वो आती है 19वीं से 20वीं शताब्दी की सदी की शुरुआत, जिसमें यह आंदोलन महिलाओं को मताधिकार, शिक्षा और संपत्ति के अधिकार दिलाने पर केंद्रित था। जो आपका नारीवाद आंदोलन था वो महिलाओं को मताधिकार, शिक्षा और संपत्ति के अधिकार को दिलाने पर केंद्रित था। इसके जो प्रमुख नेता थे वे सुसान बी एंथनी, एमिलीन पैंखर्ट और सावित्रीबाई फुले जी थे। फिर आपकी दूसरी लहर देख लेते हैं, जिसमें आपके 1960 से 1980 के बीच चली। यह आंदोलन कार्यस्थल, परिवार और प्रजनन अधिकारों पर केंद्रित था। जो आपकी दूसरी लहर थी यह कार्यस्थल, परिवार और प्रजनन अधिकारों पर केंद्रित थी। इस दौर में समान वेतन, गर्भपात का अधिकार, यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून जैसे मुद्दों को उठाया गया। जो आपको ये दौर था इसमें समान वेतन, गर्भपात का अधिकार, यौन उत्पीड़न के खिलाफ जो कानून थे उन जैसे मुद्दों को उठाया गया। इसके जो प्रमुख नेता थे वे थे सिमोन दे बोवार, बेट्टी फ्रीडन और ग्लोरिया स्टाइनम। फिर आपकी तीसरी लहर चली जो कि आपके 1990 से 2010 तक चली। इसमें जो आपका अंतर सिलेक्शनी जाति, वर्ग, लैंगिक पहचान था उस पर यह केंद्रित था, जिसमें आपके पॉप कल्चर और मीडिया में महिलाओं की भूमिका को चुनौती दी गई। इसके जो प्रमुख विचारक थे वे थे ब्लैक फेमिनिज्म, दलित फेमिनिज्म और जो LGBTQ+ थे, नारीवाद थे, वे इसके प्रमुख विचार थे। अब हम देख लेते हैं चौथी लहर जो आपके 2010 से वर्तमान तक चल रही है। जो आपकी ये चौथी लहर है डिजिटल और सोशल मीडिया पर आधारित आंदोलन है, जिसमें आपका मीटू, लैंगिक असमानता, ट्रांस राइट्स, ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे मुद्दों को उठाया जाता है। इसके जो आपका प्रमुख आंदोलन है वे है मीटू, टाइम्स ऑफ पिंक टाइड। ये सभी आपको चौथी लहर में आ गए। तो ये हमने कुछ नारीवाद के कुछ लहर देख लिया। अब हम देख लेते हैं नारीवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या संबंध है। नारीवाद ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और कूटनीति को भी प्रभावित किया। जो आपका नारीवाद है उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति को प्रभावित किया, जिसमें आप सबसे पहले देख लेते हैं सीडे, जिसमें आपका कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1969, जिसमें महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता रखा गया। दूसरा आपका संयुक्त राष्ट्र महिला जो आपका यूनाइटेड वुमेन है, तो ये 2010 में स्थापित हुआ। इसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक गठित संगठन बनाया गया। थर्ड आपका फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस,
जिसमें पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध, शक्ति और राजनीति पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो आपका नारीवादी दृष्टिकोण है इसमें शांति, मानवीय सुरक्षा और लैंगिक समानता को महत्व देता है। फोर्थ आपका फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, जिसमें स्वीडन, कनाडा और फ्रांस ने अपनी जो विदेश नीति है उसमें लैंगिक समानता को प्राथमिकता दी है। अब हम देख लेते हैं लिंग और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो पारंपरिक नारीवादी विद्वान थे वे कौन कौन से थे। नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1980 के दशक में उभरा, जब पारंपरिक इंटरनेशनल रिलेशन, यथार्थवाद, उदारवाद, संरचनावाद में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा किया जा रहा था। जो आपका नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, फेमिनिस्ट आईआर है, वो 1980 में उभरा, जब आपका पारंपरिक इंटरनेशनल सिद्धांत जैसे कि आपका यथार्थवाद, उदारवाद, संरचनावाद, इन सभी विचारधाराओं में जो महिलाओं की भूमिका थी उनको अनदेखा किया जा रहा था, तब आपका नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में फेमिनिस्ट आईआर उभरा। पारंपरिक नारीवादी विद्वानों ने यह तर्क दिया कि जो आपकी युद्ध, शक्ति और कूटनीति है उन पर पुरुषों का प्रभुत्व है, और जो महिलाओं की सुरक्षा, राजनीति और लैंगिक असमानता है उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख लिया है मुख्य पारंपरिक नारीवादी के विद्वान, जिनमें आपके सबसे पहले आता है सिंथिया इनलो। उनकी जो प्रमुख पुस्तक थी वो थी बानासस बैचिस एंड बेसिस 1989। इनमें इन्होंने नारीवाद के बारे में एक्सप्लेन किया है। इनका तर्क क्या था? इनका तर्क था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो महिलाएं है वह अदृश्य है, लेकिन जो युद्ध, सैन्य ठिकाने और कूटनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने महिलाओं के सैन्य क्षेत्रों, शरणार्थी संकट और वैश्विक श्रम की भूमिका पर भी शोध किया। दूसरे आपके जो आते हैं वे आते हैं J.N. टेनकर, जिनकी प्रमुख पुस्तक थी जेंडर इंटरनेशनल रिलेशन 1992। उन्होंने ये तर्क दिया कि पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध यथार्थवाद, पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर आधारित है, जो कि आपकी शक्ति और सैन्य बलों को प्राथमिकता देता है, बल्कि जो महिलाएं होती है उनको सुरक्षा, विकास और शांति जैसे मुद्दे हैं उनको अनदेखा कर दिया जाता है। उन्होंने एक नारीवादी सुरक्षा सिद्धांत का भी प्रस्ताव दिया था, जिसमें आपकी नरम शक्ति, सहयोग और लैंगिक समानता को अधिक महत्व दिया गया। थर्ड आपके आते हैं कैरल कोहन जी, जिनकी प्रमुख लेख था वो था सेक्स एंड डेथ इन द रेशनल वर्ल्ड ऑफ द डिफेंस इंटेलिजेंस 1987। इसमें उन्होंने तर्क दिया युद्ध और सैन्य राजनीति की भाषा पुरुष प्रधान होती है, जो कि महिलाओं और आम नागरिकों के पीड़ित होने की वास्तविकता को छुपा देती है। उन्होंने युद्ध और परमाणु हथियार थे उनके जो नारीवादी विश्लेषण थे उनको आगे बढ़ाया। फोर्थ आपके आते हैं क्रिस्टन सिल्वेटर जी, जिनके प्रमुख विचार थे एम्पैथेटिक कोऑपरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो सहानुभूति और लैंगिक दृष्टिकोण है उसको शामिल करना। उन्होंने युद्ध और संघर्षों के दौरान जो महिलाओं की भूमिका थी और उनके अनुभव थे उन पर जोर दिया। फिफ्थ आपके आते हैं शेली वाइटिंगर जी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों में जो महिलाओं की स्थिति है उस पर शोध किया। उनके अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और नीति थी वे भी पुरुष प्रधान ढांचे में आती है, और जो महिलाओं की समस्या है उनको उचित प्राथमिकता नहीं मिलती है। तो अब हम देख लेते हैं चिंतनशीलतावाद और के अंतर्गत जो नारीवादी विश्लेषण है उसको हम देख लेते हैं। चिंतनशीलतावाद यह मानता है कि राज्यों की पहचान, हित और नीतियाँ सामाजिक संरचनाओं, विचारों और मान्यताओं से निर्मित होती है। जो आपका चिंतनशीलतावाद है वो ये कहता है कि जो राज्यों की पहचान, हित और नीतियाँ सामाजिक संरचनाएं होती है वे विचारों और मान्यताओं से ही निर्मित होती है। नारीवादी चिंतनशीलतावादी विश्लेषण इस सिद्धांत का उपयोग यह दिखाने के लिए करता है कि जो आपका जेंडर है वो एक सामाजिक संरचना है और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। इसके हम कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है लैंगिक पहचान और विदेश नीति। राज्य की नीतियों में मर्दानगी को शक्ति और आक्रामकता से जोड़ा जाता है, बल्कि जो आपकी शांति और सहयोग है उसको स्त्रीत्व से। सेकंड आपका सुरक्षा और युद्ध का नारीवादी विश्लेषण। जो आपका परंपरागत इंटरनेशनल रिलेशन है उनके सिद्धांत राज्यों की सैन्य सुरक्षा पर ध्यान देते हैं, जबकि जो आपका नारीवादी चिंतनशीलतावादी मानवीय सुरक्षा है वो युद्धों में महिलाओं की भूमिका पर जोर देता है। थर्ड आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लैंगिक संरचना। जो आपके संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हो गई, उनकी जो महिलाओं की भागीदारी है वो सीमित है, जिससे आपके नीति निर्माण में असमानता बनी रहती है। फोर्थ आपका आता है भाषा और शक्ति संरचना, जिसमें सैन्य शक्तियों और रक्षा नीतियों की भाषा पुरुष प्रधान होती है, जिससे युद्ध और हिंसा को तर्कसंगत बनाया जाता है, जैसे कि आप कोलैटरल डैमेज देख सकते हैं। फिफ्थ आपका वैश्विक अर्थव्यवस्था और श्रम विभाजन आता है, जिसमें महिलाओं को सस्ते श्रम के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन जो निर्णय लेने की भूमिका हो है उससे वंचित रख दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में जो आपके नारीवाद है उनके कौन कौन से प्रकार है, कितने प्रकार है।
नारीवाद ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई दृष्टिकोण विकसित किए हैं जो आपके वैश्विक राजनीति, सुरक्षा, युद्ध और अर्थव्यवस्था में लैंगिक असमानताओं को उजागर करते हैं। तो जिसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहला आपका आता है उदारवादी नारीवाद। इसमें आपके मुख्य विचार थे, महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, राजनीति और कूटनीति में अधिक भागीदारी मिलनी चाहिए। जिसके उदाहरण में आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र में महिला आरक्षण, महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना। सेकंड आपके जो आते हैं वे आते हैं मार्क्सवादी नारीवाद, जिसके मुख्य विचार ये कहते हैं कि वैश्विक पूंजीवाद महिलाओं के शोषण का कारण है और महिलाओं को आर्थिक समानता और उत्पादन के संसाधनों पर अधिकार मिलना चाहिए। इसके उदाहरण में आप वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो महिला श्रमिक है उनके शोषण का विश्लेषण देख सकते हैं। थर्ड आपका आता है रेडिकल नारीवाद, जिसका मुख्य विचार कहता है कि पितृसत्ता ही महिलाओं के उत्पीड़न की जड़ है, जिसे हटाए बिना समानता संभव नहीं है। इसका उदाहरण में आप देख सकते हैं जो आपके युद्ध के दौरान यौन हिंसा है और मानव तस्करी है उसका विरोध करना। फोर्थ आपके आते हैं समाजवादी नारीवाद, जिसका मुख्य विचार ये कहता है कि पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों महिलाओं के शोषण के लिए जिम्मेदार है। इसको उदाहरण में आप देख सकते हैं वैश्विक नीति में महिला श्रम की उचित मान्यता। अब हम देख लेते हैं चिंतनशीलतावादी नारीवाद, जिसका मुख्य विचार लिंग एक सामाजिक संरचना है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। इसके उदाहरण में हम देखें युद्ध को मर्दानगी से जोड़ने की परंपरा का विश्लेषण। फिर हम देख लेते हैं उत्तराधुनिक नारीवाद, जिसका मुख्य विचार कहता है कोई एकल नारीवादी दृष्टिकोण नहीं हो सकता, लिंग और पहचान की व्याख्या संदर्भ पर निर्भर करती है। इसके उदाहरण में हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में जो महिलाओं की विविध पहचान है उसको पहचानना। अब हम देख लेते हैं उत्तरोपनिवेशिक नारीवाद, जिसका मुख्य विचार कहता है पश्चिमी नारीवाद वैश्विक स्तर पर सभी महिलाओं के अनुभवों को नहीं दर्शाता और जो विकासशील देश है उसकी महिलाओं के मुद्दे अलग है। उदाहरण में हम देखते हैं वैश्विक संस्थानों में ग्लोबल साउथ की महिलाओं की भागीदारी। तो हमने कुछ नारीवाद के प्रकार देख लिए, अब हम नारीवादी की विषय वस्तु देख लेते हैं। नारीवाद केवल महिलाओं के अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचनाओं में लैंगिक समानता को स्थापित करने का भी एक व्यापक दृष्टिकोण है। इसकी मुख्य विषय वस्तु हम देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है लैंगिक समानता, पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार, अवसर और स्वतंत्रता मिले। दूसरे पितृसत्ता की आलोचना, समाज में पुरुषों के प्रभुत्व को चुनौती देना और महिलाओं को समान दर्जा दिलाना। थर्ड आपका आता है शिक्षा और रोजगार में समानता, महिलाओं को शिक्षा और कार्यस्थल पर समान अवसर देना। फोर्थ आपका आता है राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं की नीति निर्माण और नेतृत्व में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। फिफ्थ आपका आता है यौन और प्रजनन अधिकार, महिलाओं को गर्भपात, परिवार नियोजन और शरीर पर स्वायत्तता का अधिकार देना। सिक्स्थ आपका आता है घरेलू हिंसा और यौन शोषण, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कानूनी और सामाजिक सुधार। फिर आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद, युद्ध, शांति, सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करना। एट्थ आपका मीडिया और सांस्कृतिक प्रभाव, सिनेमा, विज्ञापन और साहित्य में महिलाओं की सशक्त छवि को बढ़ावा देना। नाइन्थ आपका आता है वर्ग, जाति और नस्ल के साथ अंतर संबंध, महिलाओं के संघर्ष को जाति, नस्ल और वर्ग भेद के संदर्भ में समझना। 10 आपका आता है पर्यावरणीय नारीवाद, महिलाओं में प्रकृति के शोषण के बीच संबंध को उजागर करना और पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करना। अब हम नारीवाद की कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है पुरुष विरोधी दृष्टिकोण। कुछ आलोचक मानते हैं कि जो नारीवाद है वो पुरुषों के खिलाफ हो गया है और पुरुषों की समस्याओं जैसे कि आत्महत्या दर, बाल संरक्षण अधिकार इसको अनदेखा कर देता है। सेकंड आपका आता है पश्चिमी केंद्रता। मुख्य धारा नारीवाद पर आरोप है कि जो यूरोप और अमेरिकी संदर्भ है ये उस पर केंद्रित है और जो विकासशील देश की सांस्कृतिक भिन्नताएं है उनको अनदेखा करता है। थर्ड आपका आता है पारिवारिक संरचना पर प्रभाव। पारंपरिक समाजों में यह तर्क दिया गया है कि जो नारीवाद है उसने विवाह, परिवार और मातृत्व की अवधारणाओं को कमजोर किया है। फोर्थ हम देख लेते हैं जाति व वर्ग की अनदेखी। जो आलोचक है वे कहते हैं कि जो मुख्य रूप से उच्च वर्ग होते हैं और शहरी महिलाओं की समस्या है उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि जो गरीब, दलित और ग्रामीण महिलाओं की समस्या है उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती। फिफ्थ आपका आता है चरमपंथी रुख, जो कि आपका रेडिकल नारीवाद पर आरोप है कि पितृसत्ता के खिलाफ बहुत आक्रामक हो गया है और जो व्यवहारिक समाधान है उसको देने के बजाय समाज में टकराव को बढ़ावा देता है। सिक्स्थ आपका आता है सभी महिलाओं की समान पहचान की समस्या। जो नारीवाद की धारणाएं है वो सभी का अनुभव समान मानती है, जबकि नस्ल, जाति, धर्म और सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर महिलाओं की चुनौतियां अलग अलग हो सकती है। तो ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं एक छोटा सा निष्कर्ष जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम देख लेते हैं
नारीवाद केवल महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि जो समाज है यह लैंगिक समानता, न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देने का भी एक व्यापक आंदोलन है। इसमें शिक्षा, रोजगार, राजनीति, कानून और सामाजिक संरचनाओं में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया गया है। बल्कि नारीवाद की कुछ आलोचनाएं भी है, जैसे कि आप पश्चिमी केंद्रिता, पुरुष विरोधी दृष्टिकोण, वर्ग और जाति की अनदेखी। फिर भी जो नारीवाद है उसने समाज में पितृसत्ता, लैंगिक भेदभाव और असमानताओं को चुनौती देकर प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये तो हमने एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका नारीवाद है वो कितने प्रकार का होता है, उसको आप शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर ज़रूर बताएं। तो ये था आपका सेकेंड यूनिट का 5th चैप्टर नारीवाद, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है सेकेंड यूनिट के 6th चैप्टर की। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या इंस्टा पेज पर फॉलो करके पूछ सकते हो। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।